हेलो क्लास, दिस क्लास इज़ फॉर बीवॉक आईएल स्टूडेंट्स। यूनिट 3 में आज से हम स्टार्ट करेंगे एक्सपोर्ट फाइनेंस। तो एक्सपोर्ट फाइनेंस का मतलब क्या होता है? फाइनेंस आपको जैसे कि पता है कि कोई भी बिजनेस को रन करने के लिए, उसको एक्सपेंड करने के लिए, ठीक है, उसको ऑपरेशन में बने रहने के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ती है। तो उसी पैसे को बिजनेस टर्म्स में बोलते हैं हम फाइनेंस। हर बिजनेस को ज़रूरत पड़ती है फाइनेंस की। वैसे ही एक्सपोर्ट बिजनेस भी आप कर रहे हैं तो आपको फाइनेंस की ज़रूरत रहती है हमेशा। तो एक्सपोर्टर्स अपना फाइनेंस किस तरीके से लेते हैं, कहाँ कहाँ यूटिलाइज करते हैं, किस किस टाइप के फाइनेंस होते हैं, वो सब हम आगे इसमें पढ़ेंगे। ठीक है। एक्सपोर्टर्स आर ऑफन एक्सपेक्टेड टू ऑफर अट्रैक्टिव क्रेडिट टर्म्स टू देयर ओवरसीज बायर्स। ठीक। अब सबसे ज़्यादा सब हर कोई प्रोडक्ट सेल कर रहा है, बहुत सारे सब्सटीट्यूट होते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो ऑथेंटिक या फिर जिसकी सबसे ज़्यादा डिमांड होती है वो किसकी होती है? जो ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिट की फैसिलिटी आपको दे। ठीक है। अब आप क्रेडिट की फैसिलिटी भी देंगे, प्लस आपका पेमेंट का भी रिस्क रहता है। तो उन सब चीज़ों से बचने के लिए आप क्या करते हैं? लोन लेते हैं, बैंक से फिनेंस लेते हैं, जिससे कि आप उनको क्रेडिट भी प्रोवाइड कर सकें और आपके पास भी फाइनेंस की शॉर्टेज ना हो। Therefore, it is extremely important to make adequate trade finance available to the exporters from external source at competitive terms during the post shipment stage. ठीक है। अब दो स्टेज होती हैं, एक होता है प्री शिपमेंट स्टेज, ठीक है, और एक होती है पोस्ट शिपमेंट स्टेज। ठीक। शिपमेंट मतलब जब गुड्स लोड हो जाते हैं, जब फाइनल गुड्स शिप में लोड हो जाते हैं, उससे पहले की स्टेज रहती है, और एक जब लोड होने के बाद वो आपके पोर्ट से निकल गए तब वो होती है पोस्ट शिपमेंट स्टेज। ठीक है। उसी के बेसिस पे दो टाइप के फाइनेंस बने हुए हैं, एक है प्री शिपमेंट फाइनेंस और एक है पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस। ठीक। As a part of export promotion strategy, national governments around the world offer export credit. ठीक है। तो जितने भी गवर्नमेंट हैं वो एक्सपोर्टर्स को एक्सपोर्ट क्रेडिट की फैसिलिटी प्रोवाइड कराती हैं एट कंसेशनल रेट्स टू फैसिलिटेट एक्सपोर्ट्स। ठीक है, जिससे कि आप एक्सपोर्ट को अच्छे से कर सकें, कंटिन्यू कर सकें, आप क्रेडिट्स वगैरह अवेल करवा सकें, आपके कोई भी ऑपरेशंस रुके नहीं। ठीक है, उनको कंसेशनल रेट्स पे यानी कि कम रेट पे आपको क्रेडिट की सुविधा गवर्नमेंट देती है एक्सपोर्टर्स को। ठीक। प्री शिपमेंट फाइनेंस क्या होता है? इट इज़ यूज्ड बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस व्हेन द सेलर वांट्स पेमेंट ऑफ द गुड्स बिफोर द शिपमेंट। ठीक है, जब सेलर को अपने गुड्स जब शिपमेंट पे जाएं उससे पहले ही उसको पैसे की ज़रूरत हो। उससे पहले क्यों ज़रूरत पड़ेगी, उसकी मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, यही जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना इसमें। देखो, लेंदी तो कितना भी कर सकते हो, फाइनेंस के ऊपर बहुत सारी बातें कर सकते हो, लेकिन अभी हमको मेन जिस्ट जो पढ़ना है, जितना समझना है वो ये है कि प्री शिपमेंट फाइनेंस की ज़रूरत क्यों पड़ती है। ठीक है, क्यों पड़ती है? रॉ मटेरियल लेने के लिए। मैंने क्या बताया, प्री शिपमेंट का मतलब होता है जब तक गुड्स फाइनल गुड्स अपने शिप में चढ़े ही नहीं है, अभी शिप से पहले ही है। ठीक है, तो वहाँ पे आपको क्या क्या चाहिए? आपको रॉ मटेरियल चाहिए उसे फाइनल करने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, आपका प्लांट लगा हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स हैं, ठीक है, मशीनरी है, लेबर के खर्चे हैं, ये सारी चीज़ें। पिछली बार भी मैंने आपको ये बताया था कि आपको ऑर्डर तो मिल गया। ठीक है, जब किसी चीज़ का ऑर्डर मिलता है तब थोड़ी ना आपके पास पैसे आ जाते, जब उस ऑर्डर को आप कंप्लीट कर देते हो, पूरा प्रोडक्शन फाइनल हो जाता है, जब आप उसे सेल करते हो, फिर उस सेल से जो पैसे मिलते हैं तब आता है आपके पास पैसा। तो उतने से उतने टाइम तक के लिए, सपोज़ एक फार्मर है, ठीक है, हम एग्रीकल्चर फील्ड में समझते हैं, एक फार्मर है, ठीक है, अब उसने कोई बीज लगाया और उसने प्लांटिंग की। ठीक। अब क्या उसी दिन उसको सारा रिटर्न मिल जाएगा? क्या नहीं, कई कई चीज़ों में 1 साल वेट करना पड़ता है, कई में 2 साल, कई में 5 साल। ठीक है, लेकिन उस टाइम तक क्या कोई खर्चा नहीं हो रहा? सारे खर्चे होते हैं, उसकी पानी सिंचाई होती है, ठीक है, उसमें खाद डलती है, सारे खर्चे होते हैं। ठीक। आपने अगर एक आध लेबर हायर कर रखी है तो वो भी आपको खर्चे हैंडल करने पड़ते हैं। तो वही सारी चीज़ों के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? आप उन पैसों को लौटाएंगे कैसे? जब वो आपका पूरा फल बन जाएगा, जब आप उसको सेल करते हैं, फिर जब उस सेल से पैसे आते हैं तब आप अपना फाइनेंस चुकाइए, अपना प्रॉफिट निकालिए। ठीक है, इसी तरीके से एक्सपोर्ट में होता है। एक्सपोर्ट में क्या मतलब, कोई भी बिजनेस आप करते हैं तो यही होता है कि आपके पास ऑर्डर आता है बल्क में, ठीक, फिर आप उसको मैन्युफैक्चर करते हैं, उस प्रोसेस में जितना भी खर्चा लगता है उसके लिए आप फाइनेंस लेते हैं, तो उसको बोलते हैं प्री शिपमेंट फाइनेंस या फिर प्रोक्योरमेंट फाइनेंस। अगर हम एक्सपोर्ट की बात नहीं करें, जनरल बात करें, तो प्रोक्योरमेंट फाइनेंस भी उसको बोला जाता है, और एक्सपोर्ट में बोलेंगे प्री शिपमेंट। ठीक है, इतना समझ आ गया होगा कि पहले फाइनेंस क्यों चाहिए होता है और बाद में क्यों चाहिए होता है। ठीक।
तो कैरी आउट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस प्रोवाइड अ सिक्योर वेयर हाउस फॉर गुड्स एंड रॉ मटेरियल। जब तक वो शिपमेंट नहीं हो रहा है तब तक आपको कहीं ना कहीं स्टोर करने पड़ते हैं, गोडाउन्स बनाने होते हैं, तो वही गोडाउन को बोलते हैं वेयर हाउस। ठीक है, उनको एक सिक्योर जगह देना गुड्स और रॉ मटेरियल को, वो होता है वेयर हाउस। तो उसके लिए भी आपको खर्चा करना पड़ता है। प्रोसेस एंड पैक द गुड्स। ठीक है, पैकिंग में मैंने क्या समझाया था कि गुड्स अलग अलग नेशंस में जा रहे हैं तो उनकी कितनी कितनी लेयर की पैकेजिंग होती है। ठीक है, ये मार्केटिंग का पार्ट है वैसे, बट जनरली आपको ये चीज़ें पता ही हैं कि दो दो तीन तीन लेयर की पैकेजिंग होती है। पॉलीथीन रैप अलग होता है, ठीक है, फिर उसके बाद वो बबल्स वाला रैप अलग होता है जिससे कि गुड्स को कोई भी ब्रेकेज ना हो, कोई भी डैमेज ना हो, फिर कार्टून रैपिंग अलग होती है, फिर फाइनल बॉक्स रैपिंग अलग होती है। ठीक है, उन सब में भी खर्चा होता है, तो उसके लिए भी आपको फाइनेंस चाहिए। एंड शिप द गुड्स टू बायर्स। शिप करने में तब भी आपको बहुत सारी चीज़ें हैं कि इंश्योरेंस कराना पड़ता है, डैमेज ना हो, शिपमेंट के खर्चे देने पड़ते हैं, वहाँ पे आपको लॉजिस्टिक में स्पेस एक्वायर करनी पड़ती है, ये सारे खर्चे आपको शिपमेंट तक हैंडल करने पड़ते हैं। तो उस सब खर्चे के लिए जो आपको फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है उसको बोलते हैं प्री शिपमेंट फाइनेंस। अब इसकी एलिजिबिलिटी क्या है? प्री शिपमेंट क्रेडिट इज ओनली इशू टू दैट एक्सपोर्टर हु हैज़ द एक्सपोर्ट ऑर्डर। ठीक है, जिसके पास एक्सपोर्ट ऑर्डर है, आपके पास कोई ऑर्डर ही नहीं है, आपको सिंपली अपना प्रोडक्शन करने के लिए चाहिए तो नहीं मिलेगा, आपके पास कोई ऑर्डर होना चाहिए आपके अपने नाम पर। ठीक है, लेकिन अब कई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने ऐसा भी कर दिया कि अगर उनके नाम पे नहीं है, किसी थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर के नाम पे भी अगर ऑर्डर है और आप उसके बिहाफ पे ऑर्डर कर रहे हैं तो भी वो आपको इशू कर देते हैं फाइनेंस। ठीक, आपको कितना याद रखना है कि प्री शिपमेंट फाइनेंस होता क्या है कि शिपमेंट होने से पहले, प्री मतलब होता है ना पहले, तो शिपमेंट होने से पहले जो भी फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है उसको जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आप लेते हैं उसको बोलते हैं प्री शिपमेंट फाइनेंस। क्यों ज़रूरत पड़ती है? रॉ मटेरियल लेने के लिए, है ना, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए, गोडाउन्स के लिए, पैकेजिंग के लिए, शिप करने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए आपको प्री शिपमेंट फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है। अब है पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस। इज़ अ काइंड ऑफ लोन प्रोवाइडेड बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू एन एक्सपोर्टर और सेलर अगेंस्ट अ शिपमेंट दैट हैज़ ऑलरेडी बीन मेड। अब शिपमेंट हो गया, ठीक है, 3 स्टेज थी ना, जैसे एक तो हो गया प्री, ये हो गया पोस्ट, ये शिपमेंट हो गया अब आपका। ठीक है, प्री का काम ख़त्म, आपने अब फाइनल कर दिया, गुड्स आपने शिप पे लगा दिए, ठीक है, वो काम ख़त्म। इसके बाद जो भी आपको फाइनेंस की ज़रूरत पड़ेगी वो आपको पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस में मिलेगा। दिस टाइप ऑफ एक्सपोर्ट फाइनेंस इज ग्रांटेड फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सटेंडिंग द क्रेडिट आफ्टर शिपमेंट ऑफ गुड्स टू द रियलाइजेशन डेट ऑफ एक्सपोर्टर प्रोसीड्स। देखो ये वर्ड्स कुछ जो हैं कि रियलाइजेशन डेट, एक्सपोर्टर प्रोसीड्स, ये सब क्या है? एक्सपोर्टर प्रोसीड्स वो होते हैं जब आपने ए ने बी को गुड्स सेल किए, ठीक है, अब भी जब आज आज गए हैं गुड्स, है ना, कितने दिन लगे हैं, 1 महीना भी लग सकता है, कितना भी टाइम लग सकता है, दूर दूर कंट्रीज़ में जाने में टाइम तो लगता है, 10 दिन लगे हैं, कहीं 2 दिन लग रहे हैं, कहीं 15 दिन लग रहे हैं, कहीं 20 दिन लग रहे हैं। तो जब भी उसके पास पहुंचेंगे, फिर जब भी पेमेंट रिलीज़ करेगा, जब ए के पास वो पेमेंट आ जाएगा उसको बोलते हैं एक्सपोर्ट प्रोसीड्स, रियलाइजेशन डेट। ठीक है, जिस दिन उसको रियलाइज़ होगा वो सारे अमाउंट, जब उसको रियलाइज़ होगा, रियलाइज़ मतलब फील वाला रियलाइज़ नहीं, रियलाइज़ मतलब जब अमाउंट रियलाइज़ होगा, ठीक है, उसके पास प्रोसीड्स आएंगे उस सेल के, तब तक के लिए उस ड्यूरेशन में जो भी उसका फिर एक्सपेंस लग रहा है कुछ भी है तो वो तब एक्सपोर्टर पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस को एक्वायर कर सकते हैं। ठीक है, एक्सपोर्टर्स डोंट वेट फॉर द इम्पोर्टर टू डिपॉजिट द फंड। अब वो इम्पोर्टर का वेट नहीं करते कि इम्पोर्टर पैसे देगा तब वो आगे काम कंटिन्यू करें, वो उस ड्यूरेशन में हम 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीना भर, उस ड्यूरेशन के लिए वो पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस ले लेते हैं। अब इसका क्या है कि मेन यही होता है कि पर्पस क्या है फाइनेंस का, बेसिस किस बेसिस पे ले रहे हो, कितने क्वांटिटी में ले रहे हो, कितने पीरियड के लिए ले रहे हो, ये सारी चीज़ें आपको देखनी होती हैं। ठीक है, फाइनेंस क्लियर है? एक्सपोर्ट फाइनेंस इजी सा टॉपिक था, कोई ज़्यादा इशू नहीं है, फिर भी कोई कन्फ्यूजन है आप कमेंट करके पूछ लेना। अब है एक्साइज क्लियरेंस। ठीक, द सेंट्रल एक्साइज एंड सॉल्ट एक्ट ऑफ इंडिया एंड द रिलेटेड रूल्स प्रोवाइड द रिफंड ऑफ एक्साइज ड्यूटी पेड। जैसा ड्यूटी ड्रॉबैक था कि आपकी सारी ड्यूटीज़ को कंपेंसेट कर दिया जाता था, बाद में ड्यूटी सारी आपको रिफंड कर दी जाती थी, ऐसे ही है एक्साइज क्लियरेंस, जो भी आप एक्साइज पे करते हैं वो भी आपको क्लियरेंस मिल जाता है। ठीक, द डॉक्यूमेंट यूज्ड आर इनवॉइस एंड AR4 एंड AR5 फॉर्म्स। ठीक है, इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट के बेसिस पे आपको मिलेगा कि आपने ये, देखो जब जब भी कोई बिल आप भरोगे तो उसी का रिफंड ना आपको मिलेगा, आपने जब कोई बिल ही नहीं भरा तो आपको रिफंड क्या मिलेगा, क्लियरेंस किसका मिलेगा,
तो वही इसकी इनवॉइस आपको चाहिए होती है। ये सारी चीज़ें ड्यूटी ड्रॉबैक में भी एक्सप्लेन करती हैं, तो इसको ज़्यादा डीप में नहीं समझना है कि क्या किस तरीके से ड्रॉबैक होता है या किस तरीके से क्लियर होता है। ये आपको पता है कि जब आप कोई भी बिल पे करते हैं उसके कंपेंसेशन के लिए आपको फिर वापस से रिफंड हो जाता है। तो ऐसे ही एक्साइज क्लियरेंस में होता है। एज सून एज गुड्स आर रेडी for dispatch to the port of shipment, the production department of export firm is to apply to the Central Excise Authority for excise clearance of good। ठीक है, सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट होता है, वहाँ से गुड्स आपके क्लियर हो जाए, मतलब वहाँ से निकल जाएं उस जगह से, उसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ता है। द एक्सपोर्टर प्रिपेयर 6 copies of AR4 and AR5 forms. The exporters are now allowed to remove the goods for export on their own without getting the goods examined or after examination by the central excise officer। अब ज़रूरी नहीं है कि सेंट्रल एक्साइज ऑफिसर आपके सारे गुड्स को एग्जामिन करे। अगर आपने ये फॉर्म्स भरे हैं, है ना, और इससे आपको वहाँ से अथॉरिटी मिल गई है, तो आप खुद ही अपने बेसिस पे उनको एग्जामिन करके वहाँ से पास आउट करा सकते हैं। The superintendent examines the AR4 and AR5 forms and having been satisfied, देखा जैसे कि AR फॉर्म और AR आपने फिल कर दिया, अगर वो उससे सेटिस्फाइड है ना, आपके फॉर्म्स ठीक से फिल्ड हैं, सारी क्वांटिटी वगैरह ठीक से लिखी हुई हैं, क्वांटिटी प्लस क्वालिटी आपकी मेंटेन्ड है, तो उसको साइन करके और वो आपको वापस मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद है प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन। ठीक, अब प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन, प्री शिपमेंट फिर से मतलब वही स्टेज आ गई फिर से पहले वाली। अब उस टाइम पे जो इंस्पेक्शन होते हैं वो सारी चीज़ें होती हैं ना, उन्हीं से बचने के लिए ये एक्साइज क्लियरेंस और ये सब होता है। तो ये इंस्पेक्शन होता क्या है? इम्पोर्टर्स में इंसिस्ट ऑन PSI। इम्पोर्टर्स को तो चाहिए ये, क्योंकि आप कोई सामान खरीद रहे हैं तो आप पूरा इंस्पेक्ट करके पूरे सब कुछ चेक कर ही लोगे। ठीक है, इसलिए इम्पोर्टर्स PSI चाहता है। रिक्वायरिंग द एक्सपोर्टर टू फर्निश अ सर्टिफिकेट ऑफ इंस्पेक्शन। ठीक, एक्सपोर्टर से वो क्या मांगता है? सर्टिफिकेट ऑफ इंस्पेक्शन, कि आपने अपने गुड्स का इंस्पेक्शन करा लिया है, क्वालिटी मेंटेन्ड है, ठीक है, स्पेसिफिक क्वांटिटी है, स्पेसिफिक क्वालिटी है, वो सारी चीज़ों के लिए वो जो मांगता है एक सर्टिफिकेट, वो होता है सर्टिफिकेट ऑफ इंस्पेक्शन। अब प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन फ्रॉम एन इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी। इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी मतलब जो कि बायस नहीं है, मतलब आपकी कोई वो नहीं है कि आपने अपने किसी भाई बंधु से करा लिया। एक इंडिपेंडेंट अलग एजेंसीज जो होती हैं इंस्पेक्शन करने के लिए, आपने उनसे अपना प्री शिपमेंट का इंस्पेक्शन कराया है। ठीक है, डिस्पैच होने से पहले पूरा आप उसको इंस्पेक्ट करवाएंगे, उसको एग्जामिन करवाएंगे, क्वालिटी क्वांटिटी चेक करवाएंगे और इम्पोर्टर को वो सर्टिफिकेट भेज देंगे कि ठीक है, हमारी साइड से जो गुड्स जा रहे हैं वो स्पेसिफिक क्वांटिटी स्पेसिफिक क्वालिटी के हम लोग यहाँ से डिस्पैच कर रहे हैं। ठीक, मिटिगेट द रिस्क ऑफ एन इम्प्रॉपरली फिल्ड ऑर्डर बाय टेकिंग द नेसेसरी प्रिकॉशन। इससे क्या होता है कि आपका जो रिस्क है वो कम हो जाता है। मिटिगेट मतलब कम हो जाता है रिस्क, कि सारे प्रिकॉशंस ले लिए हैं और अच्छे से आपके गुड्स ठीक केयरफुली आ रहे हैं। इंश्योर दैट योर ऑर्डर वॉज फिल्ड सक्सेसफुली बिफोर इट्स डिस्पैच्ड। आपको भी ये सुकून रहता है जब आप एक्सपोर्टर हों कि आपका जो ऑर्डर है वो अच्छे से सक्सेसफुली फिल हो गया है, ठीक से डिस्पैच कर रहे हैं, आपकी सारी क्वालिटी मेंटेन्ड है, कोई डिफेक्टिव गुड, आप इम्पोर्टर को यही लगता है ना कि आप डिफेक्टिव गुड के लिए पे ना करें, सारे गुड्स ठीक हैं। ठीक है, रेस्ट एश्योर्ड दैट द सप्लायर हैज़ मेट ऑल एग्रीड अपॉन स्पेसिफिकेशन। आपने जैसा भी उसको बोले होंगे सारे स्पेसिफिकेशन से, जो भी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स आपने बोले होंगे वो सारे उसने मीट किए हैं। मिटिगेट द कॉस्टली इम्पोर्ट रिस्क। ठीक है, आपको इम्पोर्ट रिस्क भी नहीं है कोई भी, कि आप इम्पोर्ट करेंगे इतना महंगा सामान और वो ख़राब निकले, तो वो बहुत बड़ा रिस्क रहता है। तो अगर आप एग्जामिन करा लेंगे तो आपका वो रिस्क भी ख़त्म हो जाता है। अवॉइड रिटर्न एंड प्रोटेक्ट योर ब्रांड्स इमेज। ठीक है, इससे क्या है, अब जैसे आप एक्सपोर्टर हैं, है ना, अच्छा होगा कि आप एक बार में अच्छा सामान भेजें तो रिटर्न्स नहीं आएंगे। ठीक है, रिटर्न आएंगे तो उससे क्या होता है कि ब्रांड इमेज भी ख़राब होती है कि इनके प्रोडक्ट्स बेकार आ रहे हैं इसलिए बार बार रिटर्न हो रहे हैं। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए और अच्छा एक मतलब एक मेंटेन क्वालिटी, मेंटेन क्वांटिटी, स्पेसिफाइड गुड्स को सेंड करने के लिए डिस्पैच हो और इम्पोर्टर्स भी सेटिस्फाइड रहें और एक्सपोर्टर भी टेंशन फ्री रहें, उसके लिए आपको क्या करवाना होता है? प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन। अब है ये नेक्स्ट टॉपिक, मराइन इंश्योरेंस। ठीक है, मराइन मतलब जो वाटर रिलेटेड इंश्योरेंस है। ठीक है, जो भी वाटर के थ्रू जाते हैं उसमें कार्गोज होते हैं, कार्टल्स होते हैं ना, उसमें गुड्स आपके डैमेज ना हो, उस या हो भी जाते हैं तो वो इंश्योर रहें। क्योंकि देखो 1-2 हज़ार के गुड्स तो होते नहीं हैं, कई कई बड़े बड़े अमाउंट के गुड्स होते हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट में गुड्स होते हैं, तो उनको इंश्योर कराना ज़रूरी होता है।
A contract of marine insurance is an agreement whereby the insurer undertakes to indemnify मतलब कि उसको जो इंश्योर्ड है उसका जो लॉस है उसको कंपेंसेट करने का कोशिश करते हैं। इंश्योरेंस आप सभी को पता है कि क्या होता है, कि आपको कोई लॉस होता है वो थर्ड पार्टी उस लॉस को आइडेंटिफाई या कंपेंसेट करने की, आपको उन डैमेजेस के लिए आपको पे करने की कोशिश करती है, ठीक है। और उसके बदले आप क्या देते हैं, प्रीमियम, ठीक। इन द मैनर एंड टू एक्सटेंड देयर बाई एग्रीड एक्सटेंड ट्रांजिट लॉस अगेंस्ट द ट्रांजिट लॉस। जितने भी आपके ट्रांजिट लॉस हो रहे हैं, ट्रांजिट मतलब जब तक इन ट्रांसपोर्टेशन है ना, इन ट्रांजिट आपने वर्ड सुना ही होगा ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो, कि इन ट्रांजिट जब तक वो है कि एक्सपोर्टर के पास से जा चुका है और इम्पोर्टर के पास अभी नहीं पहुंचा है ना, उस टाइम जो भी लॉस होता है उनको, जो इंसिडेंटल लॉस हैं, एक्सीडेंटल लॉस हैं, उस ड्यूरेशन के उनको कंपेंसेट करने के लिए मराइन इंश्योरेंस एक्सपोर्टर्स कराते हैं, ठीक है। क्या क्या होता है इसमें, कार्गो इंश्योरेंस विच प्रोवाइड्स इंश्योरेंस कवर इन रिस्पेक्ट ऑफ लॉस और डैमेज टू गुड्स ड्यूरिंग द ट्रांजिट बाई, चाहे रेल के थ्रू, रोड के थ्रू, सी के थ्रू या एयर के थ्रू, ठीक है। इन चारों के थ्रू जा रहा है वो होता है कार्गो इंश्योरेंस, है ना। तो उसमें क्या क्या कंसर्न होता है उनका, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट शिपमेंट बाय ओशन गोइंग वेजल्स। ओशन गोइंग वेजल्स मतलब जो ओशन से होके गुजर रहे हैं, उन वेजल्स पे जितने भी गुड्स जा रहे हैं उनका इंश्योरेंस होएगा। कोस्टल शिपमेंट बाय स्टीमर्स, सेलिंग वेजल्स, मैकेनाइज्ड बोट्स, ये सारी चीज़ों के थ्रू गुड्स जा रहे हैं तो भी आपको इंश्योरेंस मिलेगा। शिपमेंट बाय इनलैंड वेजल्स, पनडुब्बी टाइप्स होती हैं, कंट्री क्राफ्ट्स होते हैं, ठीक है। कंसाइनमेंट बाय रेल, रोड या एयर, ठीक है, या फिर आर्टिकल सेंड बाय पोस्ट, किसी भी थ्रू, इनमें से किसी भी थ्रू अगर जा रहा है तो कार्गो इंश्योरेंस उसको हैंडल करता है, ठीक है। उस सारी चीज़ों को, उन लॉस या उन डैमेजेस को कार्गो इंश्योरेंस मैनेज करता है। हल इंश्योरेंस इज कंसर्न विद इंश्योरेंस ऑफ शिप्स। अगर आप पूरे शिप का ही इंश्योरेंस करा रहे हैं उसको बोलते हैं हल इंश्योरेंस। दिस इज हाईली टेक्निकल सब्जेक्ट एंड इज नॉट डेल्ट इन दिस मॉड्यूल। मतलब ये हमारे मतलब का नहीं है, क्योंकि शिप का इंश्योरेंस नहीं कराना है अपने को तो शिप के अंदर जो हमारा सामान जा रहा है हमें सिर्फ उतना इंश्योरेंस करा रहा है, तो उस जो सामान का इंश्योरेंस है उसको बोलते हैं कार्गो इंश्योरेंस, ठीक। अब ये कुछ कुछ इसमें कॉन्ट्रैक्ट आते हैं, ठीक है, वो समझ लीजिए। इस यूनिट में आपको बस यहीं तक ही समझना है, इन कॉन्ट्रैक्ट्स तक ही आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके आगे और एलेबोरेटेड है तो आप अभी इतना ही पढ़िए, ठीक है, इतना ही आपके लिए भी सफिशिएंट है। इनका ही एक्सटेंडेड पार्ट है, आगे जो भी हैं ये सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं, ठीक है। इनको आप सिर्फ एक छोटे से टेबल से आप समझ लीजिए, इतना ही आपके लिए सफिशिएंट है। एग्जाम में इतना ही आपसे पूछा जाएगा, ठीक। एक है फ्री ऑन बोर्ड, ठीक है। फ्री ऑन बोर्ड में क्या होता है कि सेलर इज रिस्पॉन्सिबल टिल द गुड्स आर प्लेस्ड ऑन द बोर्ड ऑफ द स्टीमर, द बायर इज रिस्पॉन्सिबल देयर आफ्टर, ही कैन गेट द इंश्योरेंस डन वेयर एवर ही लाइक्स। अब फ्री ऑन बोर्ड मतलब यहाँ से एक्सपोर्टर फ्री है कि जैसे ही बोर्ड तक उसने एक्सपोर्टर ने अपने गुड्स शिप कर दिए, ठीक, उसके बाद से सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बायर की है कि उसके बाद से वो देखेगा। सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ तक है, सिर्फ बोर्ड तक, आई मीन जो बोर्ड स्ट्रीमर होता है या फिर जो शिप का बोर्ड होता है वहाँ तक हो गया, वहाँ तक सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वहाँ से डिस्पैच जैसे ही हुए फिर उसके आगे का जो इंश्योरेंस है वो बायर करवाएगा, ठीक। ऐसे ही है फ्री ऑन रेल, द प्रोविजंस आर द सेम इन द सेम एज एन अबव, दिस इज मेनली रिलेवेंट टू इंटरनल ट्रांजेक्शन, ठीक है। बोर्ड क्यों होता है यहाँ पे, क्योंकि ये शिप के थ्रू जाते हैं, शिप के थ्रू तो दूसरी कंट्रीज़ में जाते हैं। फ्री ऑन रेल, रेल से क्या है कि आपके विद इन कंट्री चलता है रेलवे, ठीक है। तो विद इन कंट्री जितना सेम रहेगा कि जैसे ही आपने रेल पे अपलोड कर दिए अपना सामान, उसके बाद जो है बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो देखेगा। तो ये इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में बात करता है, ये नेशनल, सिर्फ इतना डिफरेंस है। कॉस्ट एंड फ्राइट कॉन्ट्रैक्ट, हियर ऑल्सो द buyer's responsibility normally attaches once the goods are placed on the board. He has to take care of insurance from that point onwards, ठीक है। इसके बाद जो कॉस्ट ऑफ फ्राइट चार्जेस हैं वो भी बायर देगा, ठीक है। सेलर का काम कहाँ तक रह जाता है, सिर्फ बोर्ड तक। जैसे ही बोर्ड तक आपके गुड्स पहुँच गए, उस बोर्ड के बाद सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बायर की है। Cost, insurance and freight charges. In this case, the seller is responsible for arranging the insurance up to destination. ये सारे जो हैं इसमें, यहाँ डेस्टिनेशन तक पूरा इंश्योरेंस करा दिया ना, यहाँ पे इंश्योरेंस बढ़ा गया तो पूरा डेस्टिनेशन तक किसका काम है, अब सेलर का। ही इंक्लूड्स द प्रीमियम चार्ज एज पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड इन द सेल इनवॉइस,
ठीक है। अब वो इतना सारे खर्चे के लिए वो अपना क्या करता है, जो प्रीमियम के जो भी चार्ज लगता है वो अपने गुड्स में ही ऐड कर लेता है। सपोज 20 रुपये का कोई गुड आ रहा है ना, और उसको 10-20 रुपये 15 रुपये सपोज उसको कॉस्ट में, इंश्योरेंस में, फ्राइट चार्जेस देने में लग रहे हैं, तो वो पूरा इसमें इंक्लूड करके वो गुड्स को 35 रुपीज़ का ही सेल करता है, जिससे कि उसका ये जो सारे कॉस्ट इंश्योरेंस का खर्चा है वो भी कवर अप हो जाए। ठीक। अब इसमें आपको कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, या कोई भी डाउट में रहने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ इतना समझना है। देखिए फिर से वापस से मैं बता देती हूँ, एक्सपोर्ट फाइनेंस क्या होता है। ठीक। किस किस टाइम पे लिया जाता है, एक शिपमेंट से पहले प्री शिपमेंट, एक शिपमेंट के बाद पोस्ट शिपमेंट। ठीक है, क्लियर इतना। उसके बाद एक्साइज क्लियरेंस में सिर्फ इतना समझिए कि जैसे ड्यूटी ड्रॉबैक था, ऐसे जो भी आप सेंट्रल एक्साइज पे करते हैं उसका भी आपको क्लियरेंस मिल जाता है। वो कैसे मिलता है आपको, AR4 और AR5 फॉर्म फिल करने के बाद। दैट्स इट। ठीक, इतना ही समझना है इसमें। इंस्पेक्शन क्या होता है कि भाई क्वालिटी वगैरह चेक हो जाए, आपकी क्वांटिटी चेक हो जाए, ठीक है, रिटर्न्स कम से कम आए, इंपोर्टर को रिस्क फ्री रहे, इसके लिए आप इंस्पेक्शन करा के उस सर्टिफिकेट को इंपोर्टर को भेज देते हैं, जिससे कि आपका हेडेक भी ख़त्म हो जाए कि आपने इंस्पेक्शन करा के, एग्जामिन करा के सारी चीज़ों को सेंड किया है। ठीक। उसके बाद है आपके ये मराइन इंश्योरेंस क्यों होता है, ताकि जो भी इन ट्रांजिट कोई भी डैमेज अगर गुड्स को हो जाता है उसको कवर अप करने के लिए। भाई कई बार कांच का सामान भी होता है, वो भी टूट सकता है, या पानी में डूब जाए, या पानी भर जाए कार्गो में, शिप में, कुछ भी है ना, उन सारे इश्यूज से रिलेटेड ये इंश्योरेंस कराया जाता है। ये 4 टाइप के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसमें सिर्फ इतना बताया, फ्री ऑन बोर्ड और फ्री ऑन रेल और कॉस्ट एंड राइड। इसमें सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कहाँ तक, सिर्फ बोर्ड तक प्लेस करने तक। ठीक है, बोर्ड के बाद किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बायर की। वो अपने आप इंश्योरेंस कराएगा, अपने आप देखेगा, अपना सारा खर्चा खुद ही देखेगा। कॉस्ट इंश्योरेंस एंड CIF कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि इंश्योरेंस भी आ गया तो यहाँ पे इंश्योर कराकर सेलर भेजता है, डेस्टिनेशन तक पूरा इंश्योर कराकर सेलर भेजता है, बस वो अपना खर्चा उसी में लगा लेता है गुड्स के सेल प्राइस में। ठीक है, इसके आगे का आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, आप इतना ही समझिए। क्वेश्चन में एग्ज़ाम में आपके यहीं तक ही आएगा। ठीक है, यूनिट 4 जल्दी ही अपलोड हो जाएगी, आज या कल में। सो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, थैंक यू।